हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें हमारा नया लेक्चर चालू करना है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक सारी चीजें कर ली और मतलब ऐसा समझ लिया कि इस चैप्टर में है क्या क्या, इस चैप्टर में हमने समझा क्या है, फिर इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, है ना। अब बेसिक चीजें सारी हो गई, जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज किन किन तरीके की होती है, और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। हम लिखते कैसे किसी भी फिगर को, किसी भी चीज को कैसे मेजर करते हैं, किसी भी चीज को लिखने के बाद में हम उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसको हम बोलते कैसे हैं, और उसको हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, उसको आसान तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। और अब हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस। अब डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने थोड़ा बहुत आइडिया भी ले लिया होगा, आपको नाम से भी थोड़ी बहुत चीजें पता चल गई होगी, लेकिन अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डायमेंशंस का मतलब क्या होता है और डायमेंशंस एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, हम एप्लीकेशंस भी देखेंगे इस लेक्चर में डायमेंशंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से, दैट इज डायमेंशंस। अगर किसने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो देखो भाई, अब ये डिमेंशंस है क्या क्या, हमने पहले भी डिमेंशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने पहले भी डिमेंशंस को समझा हुआ है, हमें डिमेंशंस ऑलरेडी पता है, लेकिन हमने खाली एक एस्पेक्ट की डिमेंशन देखी या फिर एक एस्पेक्ट से डिमेंशंस को समझा है। कैसे हम किसी भी रूम की या फिर हम किसी भी जगह की डिमेंशंस बताते हैं या फिर किसी भी रूम का एस्पेक्ट बताते हैं, तो हम क्या बताते हैं, उसकी लेंथ इतनी बाय इतनी बाय इतनी है ना, हम उसकी बोलते हैं ना उसकी डिमेंशंस इतनी है, तो हम उसके लेंथ के एस्पेक्ट को बताते हैं, उसके एक फिजिकल एस्पेक्ट को बताते हैं, जो कि क्या होता है, लेंथ, है ना। तो लेंथ को बताया हमने, एक फिजिकल एस्पेक्ट को बताया, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं, दैट इज लेंथ। लेकिन ऐसे ही मेरे पास में बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जिनको हम फिजिकल एस्पेक्ट में कवर करते हैं, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज किस किस तरीके की होती है या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसी कैसी होती है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं डायमेंशंस की, कि डायमेंशंस क्या होती है, फिर हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, चलो। देखो भाई, मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी है डायमेंशंस की। अब मेरे पास में सही कौन सी है, दोनों सही है, लेकिन ये नीचे वाली जो है ना, वो थोड़ी सी साइंटिफिक या फिर ऐसे समझने के तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बुक्स में लिखी हुई है, या फिर हम अगर लिखने एग्जामिनेशन में पूछ लिया कि डिमेंशन क्या होती है, तो हम ऊपर वाली डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। तो डिमेंशन क्या बोलती है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। अब इसका मतलब क्या है, मेरे पास में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, मास है, लेंथ है, फोर्स है, वर्क है, सारी मेरे पास में क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन इन सबका रिप्रेजेंटेशन किसमें, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में क्या कहलाता है, डिमेंशंस कहलाता है। मतलब कि ऐसा समझ लो, मेरे पास में फोर्स है, इसको मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट में कैसे लिखूंगा, मैं इसको अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन में क्या है, लेंथ और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मास की फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में और टाइम की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसे मेरे पास में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अभी बहुत सारे, लेकिन हम ऐसे बेसिक चीज क्या है, बेसिक फंडा क्या है कि रिप्रेजेंट करना सारी फिजिकल क्वांटिटीज को किसमें, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज में। आई बात समझ में। अब फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज किन किन तरीके की होती है, टोटल 7 तरीके की होती है ना। तो सातों एक बार लिखते हैं, हम उनको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो समझते हैं, है ना। उससे पहले हम ये सेकंड वाली डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है, डिमेंशंस इज द एस्पेक्ट फ्रॉम व्हिच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। मेरे पास में ये वाली जो डेफिनेशन है बहुत साइंटिफिक है, बहुत ही अच्छी सी, समझना आराम से। मेरे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। अब फंडामेंटल क्वांटिटी को तो मैं मेजर कर सकता हूँ, वो फंडामेंटल है, किसी भी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आई क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी आई, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। क्यों, जैसे फोर्स की वैल्यू ले लो, वो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती है ना। इस वजह से उन सबका रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड हो चाहे फंडामेंटल हो, किसके बेसिस पे मेजर करते हैं, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पे। भले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ले लो, वर्क को ले लो, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे और टाइम पे, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, है ना। तो टोटल किस पे डिपेंड करी? मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। तो ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज पे सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है, या फिर अगर मैं मेजर करूंगा तो इन सातों में से फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है खाली, है ना। तो मेरे पास में अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज आ जाएगी। आई बात समझ में? तो देखो मेरे पास में डिमेंशंस कौन कौन सी है, या फिर फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी? टोटल मेरे पास में 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, या फिर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन्हीं को मैं क्या कर रहा हूँ? रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसकी फॉर्म में? डिमेंशंस की फॉर्म में, या फिर इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे पूरा पूरा तो नहीं लिख सकते ना, तो मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा किसी भी एक शक्ल में। तो देखो सबसे पहले मास आया, मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूं m से, ठीक है, लिखता हूं किससे? m से। मास वाली फिजिकल क्वांटिटी आई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? m से। अगली देखो, अगली लेंथ है तो मैं इसको डिनोट करूंगा l से, ठीक है। अगली क्या है? टाइम, टाइम को मैं डिनोट करूंगा t से, ठीक है। अगली क्या है? करंट, करंट को मैं डिनोट करूंगा a से। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो सिंपल सी चीजें, मतलब ये तो कॉमन सेंस ही बातें है ना। और फिर आया मेरे पास में क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं केल्विन से डिनोट करता हूँ, या फिर के से डिनोट करूंगा। फिर क्या आया? लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको मैं कैंडेला से डिनोट करूंगा। और लास्ट में आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मैं MOL, मोल से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन आए मेरे पास में, क्या? किसके? फिजिकल क्वांटिटी के, या फिर किसी भी डिमेंशन के फंडामेंटल क्वांटिटीज के। अब मैं इनको लिखूंगा कैसे? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेरे को डिफाइन करना है फंडामेंटल, या फिर मान लो फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में। कैसे करूंगा? मान लो मेरे पास में आया फोर्स, ठीक है। फोर्स को मैं कैसे लिखता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन। तब तक इसको रिजॉल्व करो, तब तक रिजॉल्व करो जब तक ये सारी फंडामेंटल फॉर्म में नहीं आ जाता। क्या मास एक फंडामेंटल फॉर्म है? ठीक है, इसको रिजॉल्व नहीं करना है। क्या एक्सेलरेशन है? नहीं है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मास की डिमेंशन क्या होती है? m, इसको लिख दो। अभी ब्रैकेट बना है, उसका भी मैं लोचा समझाता हूँ क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम ही लिख दो, है ना। बात तो वही है, चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होगी। ये हो गया m इंटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंटू एक और टाइम नीचे, है ना। वेलोसिटी भी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट नहीं है, वेलोसिटी क्या भी है? फंडामेंटल एस्पेक्ट। क्या बनेगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल एस्पेक्ट है। एक लेंथ है, लेंथ एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ना। तो मेरे पास में क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम, ठीक है। तो m मेरे पास में एक डायमेंशन आई, इसकी फोर्स की। डिस्टेंस को मैं कैसे मेजर करता हूँ? डिस्टेंस की डायमेंशन को लेंथ के फॉर्म में मेजर करता हूँ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हुई? l। और अपॉन में क्या है? टाइम को मैं कैसे मेजर करता हूँ? t से, तो t दो बार है, तो t क्या हो जाएगा? 2। ऊपर जाएगा क्या होगा? m l t माइनस 2। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ m1 l1 t माइनस 2, और इसके लगाता हूँ मैं ब्रैकेट। किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को लिखना हो, ये क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। तो किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालना हो या फिर लिखना हो, तो मैं उसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके लिखता हूँ, ठीक है। सारे जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आएंगे, मैं उसको क्या करूंगा? ब्रैकेट में क्लोज करके लिखूंगा, ठीक है। तो ऐसे में डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ये तो मैंने फोर्स का निकाला, चलो और थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिखते हैं या फिर करते हैं, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल एस्पेक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो मान लो मेरे पास में एक दूसरा फॉर्मूला आया, आया मेरे पास में फॉर्मूला आया मेरे पास में प्रेशर का, ठीक है। मुझे प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, फिर डायमेंशनल एस्पेक्ट निकालनी है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फंडा क्या है? सबको फंडामेंटल एस्पेक्ट में कवर करो, फंडामेंटल एस्पेक्ट में बनाओ भैया, ठीक है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? क्या फोर्स एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है? नहीं। एरिया क्या एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है? एक तरीके से है, क्योंकि उसको मैं डिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, L इंटू एल। आई बात समझ में? एल, एक एल लेंथ एस्पेक्ट और दूसरा एक और एल लेंथ एस्पेक्ट। और फोर्स की हमने पहले भी निकाल रखी थी, लेकिन वापस से निकाल देते हैं। मास
इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस टू, इसको ऊपर भेजेंगे क्या होगा, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो आराम से बहुत ही सिंपल सा है डायमेंशनल फॉर्मूला, कैसे निकालते, कैसे कवर करते हैं, सबको क्या करना है, फंडामेंटल एस्पेक्ट में लेके आना है बस, ताकि बाकी वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा फॉर्म में, है ना, दूसरी फॉर्म्स में। ये तो एम एल और टी की फॉर्म में आया है ना, अब मेरे पास में ए भी आ सकता है, के भी आ सकता है, लुमिनस इंटेंसिटी सी डी की फॉर्म में भी आ सकता है और मोल की फॉर्म में भी आ सकता है ना, वो फॉर्मूलाज भी डिपेंड करेगा। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों करोड़ों फॉर्मूलाज है, ऐसे करोड़ों तो नहीं है लेकिन बहुत सारे हजारों फॉर्मूलाज है, सबकी डिमेंशंस निकलती है ना। तो ऐसे मेरे पास में अलग जो भी फॉर्मूला है जिस पे भी डिपेंड कर रहा है वो क्या होगा, मेरे पास में अलग अलग फंडामेंटल एस्पेक्ट में आएगा, मैं उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लूंगा, है ना। एक प्रेशर था, एक फोर्स था, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज मान लो एरिया, सॉरी एंगल ले लिया, है ना, एंगल का डिमेंशनल फॉर्मूला निकालो या फिर एंगल की डिमेंशन निकालो। अब एंगल का फॉर्मूला मुझे पता है कि होता है वो आर्क अपॉन रेडियस, सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, आर्क अपॉन रेडियस, आई बात समझ में। अब देखो आर्क क्या होती है, आर्क भी एक लेंथ होती है और रेडियस भी क्या होती है, रेडियस भी एक लेंथ होती है, तो लेंथ अपॉन लेंथ आया तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इसकी डिमेंशन कितनी आई, 0। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, कैसे आई, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ m0 l0 t0, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ डिमेंशनल लेस क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में कोई डिमेंशंस नहीं होती उनको मैं क्या बोलता हूँ, डिमेंशनल लेस क्वांटिटीज। अब ऐसा समझ लो कि मेरे पास में एक और चीज आई, रिलेटिव डेंसिटी, एक और चीज डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से हम इस टॉपिक को समझेंगे। रिलेटिव डेंसिटी आई, है ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी भी चीज की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, वही डेंसिटी की जो भी डिमेंशन आई वो जो भी आएगी एक्स आई, और नीचे भी डेंसिटी की ही डिमेंशन आएगी भाई, भले वाटर की निकाल रहा हो भले किसी और चीज की निकाल रहा हो, लेकिन आ तो डेंसिटी रही है ना। तो नीचे भी डेंसिटी आई, मान लो उसकी डिमेंशन आई एक्स, तो एक्स से कैंसिल, वापस से क्या आया, m0 l0 t0। अब ध्यान से देखना कि मेरे पास में ये भी डिमेंशनलेस क्वांटिटी है और ये भी डिमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, इस वजह से यूनिटलेस क्वांटिटी बन गई, लेकिन इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, रेडियन, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास में जो भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो डिमेंशन लेस है उस वो यूनिटलेस भी हो, लेकिन अगर वो यूनिटलेस बन गई तो वो क्या होगी, हमेशा डिमेंशन लेस होगी, डिमेंशन लेस होगी ना, क्योंकि यूनिट ही कट गई, मतलब यूनिट ही काट रहे हो आप, एक ऐसा समझ लो कि ये जो यूनिट है ना वही डिमेंशन ही है ना, ऐसा समझ लो। देखो एक और एग्जांपल बताता हूँ, मीटर पर सेकंड मैंने एक यूनिट लिखी, है ना, मीटर पर सेकंड मैंने यूनिट लिखी, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, और टाइम किसकी होती है, टी की, सॉरी सेकंड किसकी होती है, टाइम की, जिसको मैं डिनोट करता हूँ टी से डायमेंशंस में, एल टी माइनस वन, आई बात समझ में। तो यूनिट का एक और रिप्रेजेंटेशन है क्या, डिमेंशंस, है ना। सो मेरे पास में अलग अलग तरीके आए देखने के डिमेंशंस को, ऐसे मास को कैसे नोट करता हूँ, m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, करंट को a से, टेम्परेचर को k से, लुमिनस इंटेंसिटी को cd से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को mol से, मोल से। एक और चीज, एक और फॉर्मूला लिखा निकाल देते हैं हम, जिसमें मेरे पास में आया था करंट का भी एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। चलो मान लो मुझे डिफाइन करने को बोला चार्ज, ठीक है। अब चार्ज का फॉर्मूला आपको याद तो नहीं होगा क्योंकि 10th में पढ़ा था आपने, लेकिन मैं बता देता हूँ, चार्ज होता है मेरे पास में करंट इनटू टाइम, ठीक है, आई बात समझ में। अब करंट को मैं कैसे नोट करता हूँ, ए से, और टाइम को कैसे करता हूँ, टी से, ठीक है। बाकी क्या है, जीरो ही है ना, बाकी आ ही नहीं रहे तो जीरो ही हो गए ना। तो मैं इसको लिखता हूँ कैसे, m0 l0 t1 a1, ठीक है। m मतलब ml तो लिखना ही पड़ेगा, mlt तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, बाकी खाली खाली लगेगा ना। तो ऐसे हम डिमेंशंस निकालते अलग अलग क्वांटिटीज की, ठीक है, आई बात समझ में। अब ये तो हमने डिमेंशंस निकाल ली, अब डिमेंशंस क्या इंपॉर्टेंस क्या है डिमेंशंस की, भाई यूनिट भी हमने निकाली, यूनिट भी पढ़ी हमने, हमने यूनिट्स की फॉर्म में भी पढ़ा, यूनिट्स और डिमेंशंस एक तरीका का ही है, एक ही चीज है ना, लेकिन अलग एस्पेक्ट क्यों निकाला, क्या जरूरत थी इसकी, तो जरूरत ये है कि एप्लीकेशंस बहुत है इसकी,
3 तरीके की एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी सी एप्लीकेशन है, लेकिन लिमिटेशंस भी है। खैर वो हम एप्लीकेशंस पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत अच्छी अच्छी है, तो हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, अब डिमेंशन एनालिसिस क्या होता है, या फिर डिमेंशंस की एप्लीकेशन क्या होती है ना, इसको और तरीके से भी बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशंस या फिर डिमेंशन एनालिसिस। लेकिन अब इनका पहला डेफिनेशन क्या है, या फिर पहला रूल क्या है, फिर पहला एप्लीकेशन क्या है, देखो बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही सिंपल सा है। पहला एप्लीकेशन है, इट इज ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है डिमेंशंस का पहला वाला, दैट इज इट कैन बी यूज्ड टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, या फिर वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला जो है या फिर ये डिमेंशंस का एस्पेक्ट जो है, वो मुझे इस कोई भी इक्वेशन को सही या गलत प्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे, अगर कोई फॉर्मूला सही है या फिर नहीं है, वो चेक करने में हेल्प करता है। देखो मैं दो फॉर्मूलाज लिख रहा हूं फोर्स के, मैंने फॉर्मूलाज लिखे फोर्स के। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं मैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपने तो पढ़ रखा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा हो, किसी को खाली डायमेंशन वाला एस्पेक्ट पता हो, तो वो कैसे निकालेगा, है ना। तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये फॉर्मूला सही है या फिर वो वाला फॉर्मूला सही है ना। तो देखो मुझे ना तो फॉर्मूला पता है इसका, ना तो कुछ चीज पता है, मुझे खाली डायमेंशंस पता है। मैं देखता हूँ भाई कि इसकी डायमेंशंस कैसे आती है या फिर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो मैंने पहले निकाली थी फोर्स की डायमेंशंस, जो कि क्या थी, m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आराम से याद हो जाएगी, है ना। सो फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की डायमेंशंस क्या आई, m1 l1 t माइनस 2। उधर भी क्या है, m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, अगर मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली डिमेंशंस आ रही, तो राइट हैंड साइड में भी वही आनी चाहिए ना। अगर मैं गधे इधर डिनोट कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास में इधर गधे है, तो इधर भी गधे ही होने चाहिए ना भाई। अगर गधे इधर मेरे पास में इक्वेशन में गधे है, तो घोड़े आएंगे कहां से, आई बात समझ में। तो अगर मेरे पास में ये सारी चीजें एक ही एस्पेक्ट को डिनोट कर रही, तो उधर भी वही एस्पेक्ट होनी चाहिए ना। या फिर इधर सेम डायमेंशंस है, तो इधर भी सेम डायमेंशंस ही होनी चाहिए, आई बात समझ में। तो अगर मैं इन दोनों की डायमेंशंस निकालता हूं, तो अगर वो इसके इक्वल आ जाती है, तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, वो फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, देखो इसकी मास की क्या होती है, m इंटू एक्सेलरेशन की क्या होती है, एल टी माइनस 2। इसको और सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, हमने पहले भी कर रखा है 2 बार, है ना। तो इसकी क्या होगी, m1 l1 t माइनस 2, ये इसके इक्वल है, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखो ये हो गया मेरे पास में m1 इंटू ये क्या होती है, l1 t माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास में m1 l1 t माइनस 1 आया, t माइनस 2 और इधर t माइनस 1, है ना। तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अगर करेक्ट होता तो वो वाला फॉर्मूला भी सही होता, है ना। आई बात समझ में। अब देखो, अब मैं एक चीज लिखता हूं आपके सामने, ये तो लिख दिया होगा आपने, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन एक और चीज लिखता हूं, अ फॉर्मूला, if a formula is dimensionally correct, then it's not necessary that the formula is actually correct। देखो भाई मैंने क्या लिखा,
इफ द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो फॉर्मूला एक्चुअल में भी करेक्ट हो। इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लो, मैं आपको रीजन इसका थोड़ी देर बाद में या फिर जब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की तब बताऊंगा, ठीक है। सो ये तो हमने पढ़ लिया, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है वो चेक करना कैसे करते हैं। अगर डायमेंशन सेम आ गई तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं दूसरी चीज पे। तो सेकंड वाला डायमेंशनल एनालिसिस का पॉइंट है कि किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसका कन्वर्जन जो है वो हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। इसमें ये क्या होता था? मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता था? यूनिट। अब ये 1 और 2 क्या है? एक सिस्टम ऑफ यूनिट में ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट है, और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। अब मान लो मेरे को क्या पता है, मुझे ये यूनिट पता है, मुझे ये यूनिट पता है, मुझे इस वाले सिस्टम में इसका मैग्नीट्यूड पता है, मुझे दूसरे वाले सिस्टम में इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो निकाल सकता हूँ। एक वैल्यू पता है, दो वैल्यू पता है, तीन वैल्यू पता है, चौथी वैल्यू में आराम से निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है ना। तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ये तो मेरे पास में सारी यूनिट की फॉर्म में था, तो मैंने यूनिट की फॉर्म में कैसे सॉल्व किया था, है ना। अब इसमें कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले तो देखो मेरे पास में मान लो आया सिस्टम फर्स्ट और फिर आया सिस्टम सेकंड, ठीक है। दो सिस्टम ऑफ यूनिट से या फिर दो सिस्टम है मेरे पास में, मैंने इसको बाइफरकेट किया, और यहाँ पे मान लो मेरे पास में यूनिट है या फिर ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो है N1, और इसकी जो डिमेंशंस है, अब ये क्या यूनिट क्या कन्वर्ट हो जाएगी, यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिमेंशंस में। मान लो इसकी डिमेंशंस है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, कोई भी डिमेंशंस रही होगी। लेकिन अगर सिस्टम 1 में है तो इसमें m की कितनी, m को क्या बोलूंगा? m1, l को क्या बोलूंगा? l1, और t को क्या बोलूंगा? t1, क्योंकि सिस्टम 1 में मास की यूनिट अलग है, तो उसका वो जो भार है या फिर उसका जो काउंटिंग है या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी अलग अलग होगा, है ना। चलो, ये आ गया M1, L1 और T1। फिर इधर क्या होगा? M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। क्यों ऐसा सेम क्यों है? क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया है, सिस्टम नहीं चेंज किया, या फिर मेरे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं की है ना। सो देखो ये हो जाएगा 2, 2 और 2, क्योंकि सिस्टम 2 आ गया तो भाई इनकी ये भी तो चेंज हो गया ना, मास की ये जो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट में जो कन्वर्जन किया है उसमें ये भी तो चेंज होगा ना। भले ही रहेगा वही मास ही रहेगा, लेकिन चेंज तो हुआ ना, उसकी क्वांटिटी तो चेंज हुई। हमने उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर चेंज किया तो उसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई ना, या फिर क्वांटिटी कम तो हो गई ना। अभी समझ में आ जाएगा सारी चीजें। देखो यहां तक तो मुझे समझ में आया, और इसमें इसका मैग्नीट्यूड कितना है? N2। मान लो मुझे N2 पता है, मुझे ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये चीज पता है और ये चीज पता है। कैसे पता है? अभी समझ में आ जाएगा। मैं ये चीज निकाल सकता हूँ सॉल्व करके। देखो कैसे निकालेंगे। अब वापस से वो इक्वेट करना है, N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। फिर क्या करेंगे? N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, ये भी हो गया मेरे पास में। अब क्या करना है? मुझे N1 की वैल्यू निकालनी, तो N1 को सेपरेट करते हैं, N2 इंटू M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C अपॉन M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। अब ध्यान से देख रहे होगे इन दोनों की पावर सेम है, इन दोनों की पावर सेम है और इन दोनों की पावर सेम है, तो फॉर्मूला क्या बना? N1 इज इक्वल टू N2 इंटू ये क्या होगा? M2 अपॉन M1 की पावर A, L2 अपॉन L1 की पावर B और T2 अपॉन T1 की पावर C। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? चलो फॉर्मूला तो बन गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया मेरे पास में, मान लो कि how many dines are there in
1 न्यूटन। 1 न्यूटन में कितने डायन्स हो गए, है ना। अब 1 न्यूटन क्या है, ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि एमकेएस सिस्टम में है ना। किसकी यूनिट है, सबसे पहले तो फोर्स की यूनिट है ना, फोर्स को डिनोट कर रहा है। और ये क्या है, एमकेएस सिस्टम में है मीटर किलोग्राम सेकंड, मतलब एक बड़ी यूनिट। और ये क्या है, डायन्स, डायन नहीं है ना, ये क्या है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो बड़ी यूनिट से हमें छोटी यूनिट में आना। आई बात समझ में, चलो करते हैं। सबसे पहले तो वैल्यूज निकालो, क्या क्या चाहिए वो फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले तो क्या है, n1 इज इक्वल टू n2, m2 अपॉन m1 की पावर a, l2 अपॉन l1 की पावर b, और t2 अपॉन t1 की पावर c। ठीक है, अब चाहिए क्या क्या मुझे n1 निकालने के लिए, n2 चाहिए, n2 क्या है 1, m2 चाहिए, m1 चाहिए, a चाहिए, l2 चाहिए, l1 चाहिए, b चाहिए, t2 चाहिए, t1 चाहिए और c चाहिए। एक एक करके निकालते हैं, m1 l1 t1, m2 l2 t2, ये क्या होगा, a b और c। चलो n2 तो आ गया, n2 कितना है 1 न्यूटन या फिर 1, मैग्नीट्यूड 1 है ना इसका। चलो m1 या फिर क्या है, m2 m1 l1 और t1, m1 l1 और t1 वो वैल्यूज है जो कि सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में क्या चलता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये कितना होगा, 1 ग्राम, सबको यूनिट कर दो, ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 1 सेकंड। हो गया सॉल्व। फिर आगे क्या है, m2 l2 और t2, m2 l2 और t2 वो वैल्यूज है जो कि क्या है, यहाँ पे एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम में 1 किलोग्राम 1 केजी, ये क्या होगा मेरे पास में 1 मीटर, और ये क्या होगा 1 सेकेंड। अब ए बी और सी क्या है, ए बी और सी देखो यहाँ पे क्या है, इसकी डिमेंशन की पावर्स। अब डिमेंशन कहाँ से निकाले भाई, फोर्स है, फोर्स की डिमेंशन क्या होती है, अभी तक तो याद हो गई होगी ना, m1 l1 और t-2, तो ए बी और सी आ गए बहुत ही सिंपल सा है ना। चलो ये क्या है 1, ये क्या है 1, और ये क्या है -2। अब बस सॉल्व कर दो, आराम से सॉल्व करते हैं इसको। n1 इज इक्वल टू 1 इंटू m2 कितना है 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर 1, ये क्या है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1, और ये क्या है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, सेकेंड सेकेंड वैसे ही कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या करना है, ग्राम किलोग्राम को माइनस करना है, फिर हटाना है, और मीटर और सेंटीमीटर को हटाना है ना, एक फिक्स फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो भाई केजी 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 और जी, मतलब किलोग्राम और ग्राम ऐसे कैंसिल नहीं होगी, इसको ग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर किलोग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ये तो पता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये आ गया 1 की पावर -2। ठीक है, चलो अब ये क्या हुआ, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये 3 है और ये 2 है, क्या बन गया 10 की पावर 5। तो कितने डायन आए, कितनी डायन आई, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था ना, मतलब क्या करना है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है, तो सबसे पहले उसकी डायमेंशंस निकालो, ए बी और सी की वैल्यू निकालो, इसकी फॉर्म में कितने इसकी वैल्यूज होगी और दूसरी फॉर्म में कितनी वैल्यूज होगी, कुल मिला के लिखो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, अगर जब भी आप एक बड़ी सिस्टम ऑफ यूनिट से छोटी सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हो, तो आंसर एक बड़ी वैल्यू आएगी, है ना, इससे इससे एक बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो, तो आंसर इस वाली यूनिट से एक छोटी वैल्यू आएगी, जो भी आपको दे रखा है उससे छोटा आएगा। अगर बड़े से छोटे में जा रहे हो तो जो भी वैल्यू दे रखी है उससे बड़ा आएगा, और अगर छोटे से बड़े में जा रहे हो तो जो भी वैल्यू दे रखी है उससे छोटा आएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट भी कन्वर्जन हमने सीख लिया। एक और एप्लीकेशन किसका, डिमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, चलते हैं अब हम थर्ड वाले सिस्टम ऑफ यूनिट पे। ऐसे कोई से भी हमें दे सकता है कि मान लो ये तो हमें न्यूटन वाला फोर्स वाला दिया ना, मान लो मुझे वर्क का दे देता, जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करो, जूल एक एमकेएस सिस्टम यूनिट है और अर्ग क्या है, एक सीजीएस सिस्टम यूनिट है। और भी बहुत सारे दे सकता है वो, जो कि हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, सो ये तो था सेकेंड वाला, चलते अब हम थर्ड वाले पे। ठीक है,
सो अब ये थर्ड वाला जो एस्पेक्ट है, थर्ड वाला जो एक डिमेंशनल एनालिसिस का एस्पेक्ट है, इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पेंडुलम एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब या फिर मास ऑफ द पेंडुलम। मान लो मास की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान लो एल की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है ना? और क्या कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी की पावर सी। अगर मैं तीनों चीजों को साथ में लिखता हूं, फॉर्मूला क्या बनेगा? T इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। आई बात समझ में आता है? चलो आगे बढ़ते हैं। T को प्रोपोर्शनलिटी क्या आया? k m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इधर लेफ्ट साइड में क्या है? टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होगी? t। तो अगर लेफ्ट साइड में डायमेंशन कितनी आ रही है? t, तो सेकेंड वाले चीज से या फिर सॉरी फर्स्ट वाले एस्पेक्ट से क्या होगा? राइट साइड में भी डायमेंशन सेम आनी चाहिए, है ना? तो देखो सेम करेंगे कि इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, है ना? तो ये क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट आया मेरे पास में, डिपेंड किस पे कर रहा है? इस पे कर रहा है ना। m की पावर है, m का क्या डायमेंशन होगा? m की पावर a, l का लेंथ का होगा l की पावर 1 की पावर b, और इसका कितना होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कितनी होती है? L1 t माइनस 2 दैट की पावर c। इसको और फर्दर सॉल्व किया तो ये कितना आया? t इज इक्वल टू k इंटू एम की पावर a, l की पावर b, और ये हुआ l की पावर c, t की पावर माइनस 2c। और ये l है और ये भी l है, तो मैं इसको साथ में लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे साथ में? t इज इक्वल टू k इंटू एम की पावर a इंटू l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस 2c। अब क्या करना है? अब क्या करना है? देखो इधर आ रहा है m, इधर आ रहा है l और इधर आ रहा है t, और इधर आ रहा है खाली t। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इधर भी t चाहिए और इधर भी t चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूंगा? t और t को तो कंपेयर करूंगा, बाकी किसको कर दूंगा? या फिर बाकी क्या कर दूंगा? जीरो। देखो अब इधर क्या है? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, है ना भाई? इसको उधर वापस से सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। और इधर क्या है? k इंटू एम की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस 2c। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई? कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन किया तो ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग क्या है? m की पावर a और m की पावर 0, तो a की वैल्यू कितनी आई? 0। a इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर क्या हुआ? b प्लस सी इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या? तीसरा क्या आया? 1 इज इक्वल टू माइनस 2c। तो c की वैल्यू क्या आई? माइनस 1/2। ठीक है, c की वैल्यू आ गई। और फिर क्या है? इधर वैल्यू पुट करें, b माइनस 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या आई? 1/2। ठीक है, यही फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दो। देखो t इज इक्वल टू क्या आएगा? k इंटू एम की पावर a, m की पावर a कितना है? 0 इंटू l की पावर b, b कितना है? 1/2 और c की g की पावर कितनी है? c, g की पावर c है, c कितना है? -1/2। ठीक है, इसको और फर्दर लिख सकते हैं। ये तो हो गया 1 और ये क्या हुआ? √l और ये अपॉन में जाएगा तो √g। t इज इक्वल टू k इंटू √l/g। और यही फॉर्मूला भी होता है टाइम पीरियड का, है ना? आप पढ़ोगे इस साल, है ना? सो ऐसे हमने बिना किसी एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूला प्रूव कर दिया। और इस k की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 2π। ये हमने डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाली, ये आती है एक्सपेरिमेंट से। तो देखो डायमेंशंस मेरे पास में कैसे है, या फिर फॉर्मूला भी जनरेट कर दिया हमने डायमेंशन से, है ना? तो देखो ये तो हमने पढ़ लिया। चलो अब आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे जो 2π की वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट से आई है। k की जो वैल्यू है हम ऐसे नहीं निकाली, या फिर ऐसे निकल भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना? ये तो एक कांस्टेंट चीज आ गई ना। इस वजह से देखो कि डायमेंशन एनालिसिस हमने कर लिया, फॉर्मूला भी डिड्यूस कर दिया, लेकिन हम फॉर्मूला एक हद तक ही करेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला में जो भी डिपेंडेंट चीज है
वो सारी तो निकल जाएगी, लेकिन ये जो कांस्टेंट चीजें है ना वो नहीं निकल सकती, या फिर डिमेंशनल लेस चीजें इस फॉर्मूला से, इस मेथड से नहीं निकाल सकते। ये एक लिमिटेशन हुई, है ना। सो ये तो एक लिमिटेशन हुई, पहली लिमिटेशन, दैट इज वी कैन नॉट डिड्यूस द एक्चुअल फॉर्मूला बाय डिमेंशनल एनालिसिस। We can only deduce the formula which are by the quantities or the quantities which are dependent on the formula या फिर on the other quantities, ठीक है। तो देखो पहला एस्पेक्ट मेरे पास में क्या है कि वी कैन नॉट डिड्यूस द एक्चुअल फॉर्मूला, वी कैन नॉट डिड्यूस द एक्चुअल फॉर्मूला। और यही चीज मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बताई थी, या फिर दूसरे सेकंड फर्स्ट वाले एस्पेक्ट में बताई थी कि क्या था, मैंने नीचे यहाँ पे लाइन लिखी थी कि डायमेंशनली करेक्ट हो चलेगा, लेकिन वो एक्चुअल में करेक्ट हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे पास में k रूट एल बाई जी तो आ गया था, लेकिन k की वैल्यू तो नहीं निकाल पाया ना मैं, 2 पाई भी जरूरी है उसमें, है ना। तो इस वजह से एक्चुअल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो। चलो ये तो हो गया। सेकेंड क्या है, मैनी physical quantities have the same dimensions and it becomes quite confusing। देखो भाई सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, मैनी फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी सेम डिमेंशंस होती है, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। देखो भाई दो चीजें, टॉर्क और वर्क। वर्क आपने पढ़ा हुआ है, टॉर्क आप इस साल पढ़ोगे, लेकिन इन दोनों की डायमेंशंस यही होती है, m1 l2 t-2 और m1 l2 t-2। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, मुझे दे रखा है m1 l2 t-2, मुझे बताओ कि कौन सी क्वांटिटी है। भाई पूछ लिया कुछ और, मैं लिख दूं कुछ और, है ना, और भाई दोनों में नंबर कट जाएंगे। इस वजह से मेरे पास में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। और ये तो थोड़ा ये हमारे पास में सेकंड वाला एस्पेक्ट या फिर सेकंड वाला लिमिटेशन। थर्ड वाला लिमिटेशन है कि वी कैन नॉट रिड्यूस कांस्टेंट्स या फिर कांस्टेंट वैल्यूज फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। हम डिमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट वैल्यूज नहीं निकाल सकते। वही 2 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, या फिर 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 2 आ गया, है ना। तो डिमेंशनल कांस्टेंट्स है या फिर कांस्टेंट चीजें, वो हम डिमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, या फिर नहीं निकल पाते डिमेंशनल एनालिसिस से। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट रिड्यूस द फॉर्मूला इफ द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज, है ना। देखो अब मेरे पास में टाइम पीरियड वाला तो था, t इज इक्वल टू या फिर प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c, कुछ भी लिख लो, ऑर्डर ऐसा चलेगा, है ना। तो 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था, तो मैं इसका फॉर्मूला आसानी से निकाल सकता था। a, b और c को सॉल्व करना आसान था, लेकिन उसमें a, b, c, d, e, f बहुत सारी चीजें आ जाती, बहुत सारे नंबर्स आ जाते, बहुत सारे अल्फाबेट्स आ जाते, बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते, इस वजह से उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। इस वजह से मैं बहुत डिफिकल्ट पड़ता है उसको सॉल्व करना, है ना। तो ये था मेरे पास में फोर्थ वाला। अब हम चलते हैं लास्ट वाले पे, कि लास्ट वाला लैंग्वेज फॉर्म में मैं बता देता हूँ आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो डिमेंशनल लेस आ गई, लेकिन देखो एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं। मान लो कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है जिसका फॉर्मूला आया हॉरिजॉन्टल लेंथ, ऐसा फॉर्मूला तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा फॉर्मूला आ गया मान लो, अपॉन अ वर्टिकल लेंथ। कोई भी रेशियो होगा, मान लो कुछ भी चीज को मेजर करो, किसी भी रेशियो को मेजर करो, उसका फॉर्मूला आया हॉरिजॉन्टल लेंथ अपॉन वर्टिकल लेंथ। तो डिमेंशनली क्या होगा, डिमेंशन लेस, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कैंसिल हुई, क्या आया, डिमेंशन लेस। लेकिन मैं इसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, है ना। भाई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन डिपेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल लेंथ पे और वर्टिकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इस वजह से मैं इसका डिमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला नहीं निकाल सकता,
ठीक है? तो ये सारे एस्पेक्ट थे मेरे पास में डायमेंशंस को मेजर करने के, डायमेंशन एनालिसिस के। डायमेंशन एनालिसिस भी खत्म होता है, डायमेंशंस भी खत्म होती है, और अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस डायमेंशंस और डायमेंशन एनालिसिस पे। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या फिर बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? सो तब तक के लिए चलते हैं अब हम। बाय बाय।